आइए दोस्तों शुरुआत करें आज के टॉपिक की एक्सटर्नल एड का पार्ट 7 और हम कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट सब्जेक्ट हमारा। और जो आपका टॉपिक है वो है स्टैट्यूट्स इन पेरी मेटेरिया, यानी कि जो मिलते जुलते कानून हैं। और बिल्कुल हम एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो मिलते जुलते कानून हैं जिन्हें हम रिलेटेड स्टैट्यूट्स कह रहे हैं वो स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन में हमारे यूज होते हैं। और ये रहेगा आपका लेक्चर नंबर 26। देखिए दोस्तों, परिभाषा देखें स्टैट्यूट्स इन पेरीमेटेरिया की। ये एक लैटिन टर्म है। क्या है? एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब हुआ ऑन द सेम सब्जेक्ट या रिलेटिंग टू द सेम मैटर। और अगर हम इसके स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन में इस डॉक्ट्राइन को अगर हम देख रहे हैं तो इसका मतलब हुआ डीलिंग विद द सेम सब्जेक्ट और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम लेजिस्लेटिव स्कीम। ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक फ्रेज है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम लेजिस्लेटिव स्कीम। यानी कि जब हम क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं तो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस ये क्या है? ये सेम लेजिस्लेटिव स्कीम के पार्ट हैं, इसलिए इनको इकट्ठा जो है रेड किया जाए और इंटरप्रेट किया जाए टुगेदर एज ए कोहेरेंट होल। कोर प्रिंसिपल क्या है दोस्तों? जब दो या दो से अधिक जो है स्टैट्यूट्स वो एक सेम सब्जेक्ट मैटर पर रिलेट करते हैं, एक कॉमन पर्पस शेयर करते हैं और वो एक कंसिस्टेंट लेजिस्लेटिव पॉलिसी के तहत अ, एक पार्ट है, यानी कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, क्रिमिनल लॉ का एक ही सीरीज का सेम लेजिस्लेटिव स्कीम का पार्ट है। और कोर्ट जो है उनको इंटरप्रेट करता है हारमोनियसली, यानी कि को एग्जिस्टेंस वाला प्रिंसिपल, सो दैट वन स्टैट्यूट हेल्प्स एक्सप्लेन द मीनिंग, स्कोप एंड इंटेंशन ऑफ द अदर। मीनिंग, स्कोप और इंटेंशन ऑफ द अदर, so that it ensures consistency across the legal framework। फंडामेंटल लॉजिक क्या है? लेजिस्लेटिव कोहेरेंस पे बात करते हैं। तो लेजिस्लेचर हैज इनेक्टेड मल्टीपल लॉज ऑन द सेम टॉपिक। ठीक है, एक ही जो आपकी क्रिमिनल लॉ की अगर हम बात करते हैं तो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस ही तो नहीं है, और भी लॉज हैं। नाउ these laws, they should not be read in isolation, अलग अलग नहीं पढ़ना है उनको। Instead they must be construed as part of a coherent system that works together to achieve common objectives। यानी कि पूरे का पूरा क्रिमिनल लॉ उसको अलग अलग अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो जितने भी लॉज हैं क्राइम के, सपोज करिए, वो एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हैं कि कैसे अपराध को रोकना है, क्राइम को रोकना है, और कैसे एक्यूज को सजा देनी है या उसको प्रिवेंट करना है उस अपराध को करने में। सिस्टमेटिक इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो जो रिलेटेड स्टैट्यूट्स हैं ये एक दूसरे को एलिमिनेट करते हैं, एक दूसरे को प्रकाश देते हैं, रोशनी देते हैं, और उसका मीनिंग या पर्पस समझने में मदद करते हैं। टू अवॉइड कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरप्रिटेशंस दैट वुड अंडरमाइन द रूल ऑफ लॉ, यानी कि रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने के लिए एक दूसरे को एलिमिनेट करते हैं, प्रकाश देते हैं। तो इस कोड को कब अप्लाई करता है, इस डॉक्ट्रिन को कोर्ट्स कब अप्लाई करते हैं? तो कोर्ट्स इन्वोक द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टैट्यूट्स इन पेरीमेटेरिया इन स्पेसिफिक सिचुएशंस वेयर रिलेटेड लेजिस्लेशन कैन प्रोवाइड इंटरप्रेटिव गाइडेंस। कहाँ पे यूज होता है ये आपका डॉक्ट्राइन जो है स्टैट्यूट इन पेरीमेटेरिया? सबसे पहले एम्बिगुअस लैंग्वेज, यानी कि जो भाषा है वो समझ में नहीं आ रही है, एम्बिगुअस है, कई मतलब निकल रहे हैं उसके। दूसरा, अनडिफाइंड टर्म्स, कोई भी टर्म है, जैसे मान लीजिए ऑफेंस है, वो अनडिफाइंड है लेकिन दूसरे उसमें डिफाइंड किया हुआ है दूसरे कानून में, तो और वो सेम सब्जेक्ट मैटर है तो हम वहाँ से उसको ले सकते हैं। सिंगल फ्रेमवर्क जो है, तीसरे पे बात कर रहे हैं, यानी कि जब टू इनेक्टमेंट हैं दे फॉर्म पार्ट ऑफ ए सिंगल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क और रेगुलेटरी स्कीम। ये बार बार इसको समझना पड़ेगा कि सिंगल लेजिस्लेटिव जो फ्रेमवर्क है या जो सिंगल लेजिस्लेटिव पॉलिसी है, रेगुलेटरी स्कीम है, उसका ही हिस्सा, यानी कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, अब हम बीएनएस, बीएनएसएस और आपका बीएसए, ये एक ही क्रिमिनल लॉ का पार्ट है। और एक दूसरे में जो भी टर्म्स हैं, अगर एक में अनडिफाइंड है दूसरे में डिफाइंड है तो उसको यूज कर सकते हैं।
चौथा नंबर हुआ ओवरलैपिंग प्रोविजंस. सो व्हेन देयर इज ए नीड टू हार्मोनाइज apparently overlapping provisions to avoid conflict. तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के तहत अगर कोई प्रोविजंस एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं तो उसको हम यूज कर सकते हैं टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट. एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं इसको अप्लाई करने की? सो for statutes to be treated as in pari materia, they must satisfy specific threshold requirements that establish their substantive connection. एक तो पहली बात सेम सब्जेक्ट मैटर पे होनी चाहिए, सेम सब्जेक्ट मैटर या सेम फील्ड ऑफ लॉ. कॉमन पर्पस जो है उनका शेयर्ड होना चाहिए, दे मस्ट शेयर ए कॉमन पर्पस. तीसरा सिंगल लेजिस्लेटिव स्कीम और पॉलिसी फ्रेमवर्क का वो हिस्सा होना चाहिए, दे मस्ट बिलोंग टू द सेम लेजिस्लेटिव स्कीम. नाउ गाइडिंग रूल इज दैट mere similarity in language is not sufficient. So connection between the statute must be substantive and meaningful and not merely superficial or coincidental. What is the purpose and practical benefits? It promotes consistency. Consistency among what? Consistent interpretations and application of laws in consistent manner. Prevents contradictions. And it helps to discover the intent. It helps the court for discovering the intent. It ensures harmony among various laws. So these are four benefits, purpose of this doctrine. Going further, we take now the judicial pronouncement. First case law is State of Madras versus A. Vedantha Iyer, 1958. Yeah, 1958 Supreme Court 61. और डेट ऑफ जजमेंट है इसका 21 जनवरी 1958. लॉज कौन से इन्वॉल्व थे? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 सेक्शन 5, इंडियन पीनल कोड 1860 section 161. Now the facts were that accused a public servant was charged under both IPC provisions and the Prevention of Corruption Act for accepting illegal gratification, यानी इसके ऊपर bribery का चार्ज लग गया. और prosecution had to prove that the offense under overlapping statutory provisions. Now legal issue is whether provisions of the IPC and Prevention of Corruption Act could be read together to understand the complete ingredients of the offense and applicable evidentiary standards. The court held that both enactments dealt with corruption by public servants and were in pari materia. Therefore, they must be read together to understand legislative intent and evidentiary requirement. Going further, case law 2, that is R.S. Raghunath versus State of Karnataka, 1992, volume 1, SCC 335. Now if you read this, how to pronounce the case? In the case of R.S. Raghunath versus State of Karnataka, reported in Supreme Court cases in the year 1992, volume 1, at page 335. This is the correct way, not 335. We have to pronounce them individually. 335, not 335, right? Date of judgment is 30th of January 1992. Laws involved were Land Acquisition Act 1894, Section 4 and 6, and Karnataka Land Acquisition Act, that is through a state amendment. The dispute was that the case concerned acquisition proceedings under both state and central legislation, raising questions about law and the two statutes should interact. Now, application of the doctrine, the court observed that statutes dealing with the same subject matter must be read harmoniously. Now, since both the laws, the Land Acquisition Act 1894 and Karnataka Land Acquisition Act, both laws governed land acquisition procedure, they were treated as in pari materia and their interpretation was aligned accordingly to create a unified framework. So this is how you use statute in pari materia, right?
Going further, case law 3, that is State of Punjab versus Okra Grain Buyers, reported in All India Reporter 1964, Supreme Court at page 669. Date of judgment is 3rd of March 1964. Now, if you talk of legal framework, the Punjab Agricultural Produce Markets Act 1961, and similar regulatory statutes concerning market fees and agriculture commerce legislation, they were involved. And the challenge was that validity of levy of market fees was challenged, requiring interpretation of ambiguous provisions within the regulatory framework. यहाँ पे बात हो रही थी जो मार्केट फीस को लेके कि मार्केट फीस लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, और इसके लिए जो आपका पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स एक्ट 1961 और जो मिलते जुलते जो कानून थे उसके तहत ये बात हो रही है। तो इंटरप्रेटिव अप्रोच क्या रखी कोर्ट ने अप्लाई किया डॉक्ट्राइन ऑफ स्टैट्यूट्स इन पेरीमीटेरिया को टू इंटरप्रेट एम्बिगुअस एक्सप्रेशंस बाय रेफरिंग टू सिमिलर इनैक्टमेंट्स regulating agricultural markets across different states, treating them all as related statutes on the same subject. Case law 4, Shri Ram Narayan versus Simla Banking, reported in All India Reporter 1956, Supreme Court at page 614. Date of judgment is May 24, 1956. The law involves was Banking Companies Act 1949 and Companies Act 1913. The case context, the case involved liquidation proceedings of a banking company, creating a conflict between two different statutory frameworks governing corporate वाइंडिंग अप प्रोसीजर, यानी वाइंडिंग अप प्रोसीजर जो है दोनों एक्ट के अंदर है और दोनों एक्ट में कैसे अब इसको कोरिलेट करेंगे. द कोर्ट हेल्ड दैट वेयर टू स्टैट्यूट्स रिलेट टू द सेम सब्जेक्ट they should be read together. However, an important qualification emerged. If conflict exists, the special statute, that is Banking Companies Act, prevails over the general one, that is Companies Act 1913, under the principle of generalia specialibus non derogant. Principle of generalia specialibus non derogant, यानी जनरल लॉ जो है इट ईल्स टू दी स्पेसिफिक लॉ प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है आपका श्री राम नारायण वर्सेस शिमला बैंकिंग का 1956 का, जिसमें हुआ कि जो स्पेशल कानून है, विशेष कानून है, वो सामान्य कानून पर प्रिवेल करेगा. केस लॉ 5 जो है दैट इज महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का केस है 2010 का. हाउ टू प्रोनाउंस महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस 2010, reported in Supreme Court cases 2010, volume 3 at page 786. Date of judgment is 25th of February 2010. And the statutes, they were Maharashtra University of Health Sciences Act 1998 and Maharashtra Universities Act 1994. Controversy was that the case concerned affiliation and regulatory control of educational institutions under overlapping university legislation. Now, the harmonious reading, the Supreme Court held that statutes governing similar educational frameworks, they should be read harmoniously to create a coherent regulatory system. Definitions and principles from one act were used to interpret provisions in another. देख रहे हैं, definitions and principle of one act are used to interpret provision in the other, treating them as in pari materia on educational regulation. Case law 6, Daiv Shala versus Oriental Insurance, reported in Supreme Court cases 2025, volume 8. Date of judgment is 28th of July 2025. Now the case involved laws. They were Employees Compensation Act 1923, Section 3 was the main relevant provision.
of this Employees Compensation Act 1923, Employees State Insurance Act 1948, Section 51E, another act. Now, the facts were that a watchman employed at a factory died in accident while traveling to work. So compensation was claimed, but the High Court rejected it, holding that accident did not arise out of or in the course of employment. The question was whether the phrase arisen out of or and in the course of employment in the Compensation Act should be interpreted in harmony with the same phrase in the ESI Act, given both are social security measures. The Supreme Court analysis was that both acts are beneficial social security laws and they are intended to protect workers. They are statutes in parliamentary, of course, and the same subject matter is employee injury and workplace protection. Therefore, the definition in the ESI Act, which explicitly includes commuting injuries, can be read in the Compensation Act for consistent interpretation across the social security regime. यानी कि जो ईएसआई में अभी डेफिनेशन दे रखी है कि काम पे जाते हुए यदि चोट लगती है किसी आदमी को तो वो कॉम्पनसेशन का अधिकार है उसको। तो ईएसआई एक्ट की ये परिभाषा कहाँ पे डाल दी हमने? कॉम्पनसेशन एक्ट में, ठीक है। सो दिस इज हाउ the court clarified that commuting accidents fall within the phrase that is arisen out of and in the course of employment. Compensation was restored, establishing that related social security statutes must be read together for harmonious worker protective interpretation. So this is how you interpret the things. Case Law 7, Tiger Global International Holdings. It's a civil appeal number 262 of 2026. Date of judgment is 20th of January 2026. Now, Income Tax Act 1922, Section 15C, it provided deductions for new industrial undertakings under the pre-independence tax regime. And Case Law 2, this law number 2 that was involved was Income Tax Act 1961, Section 80I, continued similar deduction provisions for industrial undertaking in the modern tax code. यानी कि एक तो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1922 हो गया जिसमें सेक्शन 15C जो है वो जो भी नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होंगी उसकी डिडक्शंस की बात कर रहा है, और सेम जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 80I के अंदर सिमिलर डिडक्शंस चलती रही हैं। नाउ इंटरप्रेटिव जो लिंक की बात हो रही है, खुद प्रिंसिपल्स फ्रॉम 1922 एक्ट इनफॉर्म इंटरप्रिटेशन ऑफ 1961 प्रोविजंस। ये क्वेश्चन था कि क्या 1922 का जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसके जो सिद्धांत हैं क्या उनको हम 1961 के इनकम टैक्स एक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। Now the legal issue, that is Section 80I of the Income Tax Act 1961, should be interpreted by reference to the corresponding provisions in the Income Tax Act 1922 based on the doctrine that both statutes are in parliamentary and form part of a continuing legislative scheme. दोनों ही टैक्स regime हैं। Now, Supreme Court held that Section 80I of the 1961 and Section 15C of 1922 Act were in parliamentary. They are dealing with the same subject, that is tax incentive for industrial undertaking, and they shared a common legislative purpose of promoting industrialization. Consequently, the court applied reasoning from earlier decisions, जो कि 1922 के एक्ट में जितने भी डिसीजन आए उनकी रीजनिंग को अप्लाई किया to explain the scope and purpose of Section 80I, promoting consistency and coherence in tax across different legislative areas. Now, key judicial functions of the doctrine, if we talk about, अगर 7 केस हमने डिस्कस किए तो there are multiple essential functions जो ये डॉक्ट्राइन परफॉर्म करती है। तो देखिए हार्मोनाइज करती है लॉज को, जो अलग अलग लॉज हैं उनको हार्मोनाइज करती है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस फॉर एग्जांपल क्रिमिनल लॉ के।
फिर एक दूसरे की डेफिनेशन यूज करने की फ्रीडम देती है। जो रिलेटेड स्टैट्यूट्स हैं, आईपीसी की डेफिनेशन को आप सीआरपीसी में यूज कर सकते हो, सीआरपीसी की आईपीसी के अंदर कर सकते हो, इन केस ऑफ डाउट ऑफ कोर्स। और कॉन्ट्राडिक्शंस को अवॉइड करती है, और कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस ना हो इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन को अवॉइड करती है। अपहोल्ड कोहेरेंस, इट प्रिजर्व कंसिस्टेंट लीगल पॉलिसी। तो ताकि एक पूरे का पूरा रेजिम निकल के आए, ये क्रिमिनल लॉ है। और जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, बीएनएस, बीएनएसएस और आपका बीएसए, ये एक ही क्रिमिनल लॉ का पार्ट है। तो इस तरीके से ये डॉक्ट्राइन 4 तरीके से मदद करती है कोर्ट की। अब रिलेटेड कुछ डॉक्ट्राइन है जो मिलती जुलती हैं। देखिए, एक तो पेरीमेटेरिया हमने डिस्कस कर ही लिया। एक जनरली या स्पेशली बस है, यानी स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर स्पेशल लॉ। और इसके लिए हमने केस लॉ के साथ इसको समझाया था कि आपका बैंकिंग कंपनीज एक्ट है वो प्रिवेल करेगा कंपनीज एक्ट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो स्पेशल लॉ है। नाउ लेजिस पोस्टीरियोस, यानी लेटेस्ट स्टैट्यूट, इट रिपील्स अर्लियर इनकंसिस्टेंट स्टैट्यूट। लेजिस पोस्टीरियोस का मतलब हुआ कि जो कानून बाद में आया, वो नया जो कानून है वो पुराने कानून को हटा देगा, उसके ऊपर प्रिवेल करेगा, ओवरराइड करेगा, ठीक है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि एक दोनों लॉज को हम इकट्ठा लेके चलेंगे, एक को अवॉइड नहीं करेंगे, दोनों को इकट्ठा इंटरप्रेट करेंगे ताकि दोनों को एग्जिस्ट करें। तो ये 4 हैं आपका पेरीमेटेरिया, जर्नली स्पेशलिबस, लेजिस पोस्टीरियोस और आप हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये मिलती जुलती डॉक्ट्राइन है, चारों को अलग अलग समझा हमने। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कुछ गाइडलाइंस हैं इस डॉक्ट्राइन को जब हम अप्लाई करते हैं। एक तो कॉमन सब्जेक्ट मैटर को आइडेंटिफाई करिए जब आप इसको अप्लाई करते हैं कि क्या सेम सब्जेक्ट मैटर पे, सेम फील्ड ऑफ लॉ पे है। जब हम पेरीमेटेरिया देख रहे हैं, लेजिस्लेटिव पर्पस को असेस करने की कोशिश करिए कि क्या उनका शेयर्ड कॉमन पर्पस है। तीसरा, जो check if one statute defines the term left undefined in another statute, तो क्या आईपीसी के अंदर ऐसी परिभाषाएं हैं जो हम सीआरपीसी में यूज कर सकते हैं, वाइस वर्सा। और हार्मोनियसली अप्लाई करिए दोनों तीनों लॉज को, जितने भी आपके लॉ आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर वो पेरीमेटेरिया में हैं। और सो दैट और इन चारों के बाद भी यदि कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो अप्लाई अदर maxims like special law prevails over journal law and later law, new law prevails over the previous law, तो वो अप्लाई करने की कोशिश करिए। सो दिस इज हाउ यू अप्लाई द डॉक्ट्राइन। कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जनरली जो इस डॉक्ट्राइन को अप्लाई करते हुए हो जाती हैं, जाने अनजाने नहीं होनी चाहिए। एकदम सुपरफिशियल सिमिलरिटी से कई बार इसको अप्लाई कर देते हैं, ऐसा लगता है कि ये सिमिलर हैं जबकि वो होते नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि सिमिलर लैंग्वेज है तो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, जबकि कनेक्शन जो है वो सब्सटेंटिव होना चाहिए, सिमिलरिटी के ऊपर काम नहीं करना है। हार्मनी फोर्स नहीं करनी है, फोर्स्ड हार्मनी नहीं होना चाहिए। दे शुड they should be interpreted harmoniously, but this harmonious construction should not be forced। कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर नहीं करना है। If there are genuine conflicts between the statute, they must require application of other principles. Now, so verify the connection first, right? Whether they share the same subject matter, same purpose, and they belong to the same legislative scheme. Now, context matters, like historical context and legislative debates and evolution of related statutes। उसको हम देखेंगे क्या ये हिस्टोरिकली जो है या इनका लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट है सेम रहा है क्या, शेयर्ड डेवलपमेंट है क्या। पर्पसिव रीडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑलवेज रीड स्टैट्यूट्स टुगेदर इन ए मैनर दैट एडवांसेस देयर कॉमन पर्पस। सो दिस इज हाउ द होल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इन पेरीमेटेरिया एक्चुअली वर्क। असेंशियल टेक अवे की अगर हम बात कर रहे हैं तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हमने डिस्कस किया। एक तो हार्मोनाइज करेगा ये रिलेटेड लॉज को,
ये इस डॉक्ट्राइन से सीखने को मिला, फिर एक दूसरे की डेफिनेशन को बोरो कर सकते हैं, फिर कॉन्ट्राडिक्शन को अवॉइड करेगा, फिर पॉलिसी को अपहोल्ड करेगा क्योंकि सेम लेजिस्लेटिव पॉलिसी का पार्ट है। और ये चारों से हम क्या कर रहे हैं, हम पर्पसिव इंटरप्रिटेशन को ही तो स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं मिसचीफ रूल की जो हम बात करते हैं कि द डॉक्ट्राइन स्ट्रेंथन्स द पर्पसिव एंड सिस्टमैटिक इंटरप्रिटेशन इन इंडियन जूरिस्प्रूडेंस फोकसिंग ऑन लेजिस्लेटिव इंटेंट एंड प्रैक्टिकल आउटकम्स। तो ये था टॉपिक आपका दोस्तों, स्टैट्यूट्स इन पेरीमेटेरिया। और ये दो बुक्स हैं जो मार्केट में हैं, अभी रिसेंटली लिखी हैं मैंने। एक तो आई विल टीच यू, आई डेयर यू टू फॉरगेट, और इसका हिंदी अनुवाद मैं सिखाऊंगा, भूल कर दिखाओ। और ये जो बुक्स हैं दोस्तों, दोनों मीडियम में यानी इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल हैं अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे। ये आपको ले जाती है मास्टरी, यानी कि कंटेंट को आप मास्टर करके कैसे डिलीवर कर सकते हैं। और इस दोनों किताब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और यदि आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। आप हमें एक्स पर, इंस्टा पर, फेसबुक पे डॉक्टर अनुपम आचार्य के नाम से फॉलो कर सकते हैं, और हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर अनुपम आचार्य नंबर 1 मोटिवेटर एंड ऑथर को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहने के लिए धन्यवाद। यूं ही अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।